तो आज नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। अब तक 5 चैप्टर हम लोग के बीएसटी में कंप्लीट हो चुके हुए हैं। तो स्टाफिंग स्टाफिंग नाम से क्या लगता है? स्टाफ मतलब जब हम बोलते हैं कि मेरा ये स्टाफ है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग से ही हम उसको रेफर करते हैं। तो स्टाफिंग मतलब हो गया कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो लोगों की आवश्यकता है, बेसिकली ये उसी से कंसर्न है। ठीक है। जैसे कई कंपनियों में आप देखते हैं कि उनकी वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, कि मुझे नए लोग चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। या कई बार होता है कि पुराने लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, उन्हें अब रिटायरमेंट देने की बारी आ गई, लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, पोस्टिंग हो रहा है, उनका प्रमोशन हो रहा है। तो स्टाफिंग बेसिकली हमारे एम्प्लॉयज़ से ही कंसर्न्ड है और उनके साथ हमें कैसे उनको यूटिलाइजेशन करना है, उनके एबिलिटीज़ का, उनके स्किल का, उनके टैलेंट का। तो यही है हमारा बेसिकली मोटा मोटी स्टाफिंग। तो चलिए अब डिटेल में स्टाफिंग को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर्स इज टू परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। तो पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और ये सारा काम कौन करते हैं? मैनेजर्स। इनफैक्ट जो भी 6-7 प्रोसेस हम लोग को पढ़ने हैं वो सारे के सारे कौन करता है? मैनेजर्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट का वही काम ही है हमारा। ठीक है, पॉलिसीज बनाना, लोगों को हैंडल करना, एम्प्लॉयज़ को। तो स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग कोई एक सिंगल प्रोसेस हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टाफिंग कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है, कोई एक सिंगल नहीं। मतलब स्टाफिंग में बहुत सारी चीज़ें हमें मिलकर करनी पड़ती हैं। जैसे मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर मतलब हमें हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों की कितनी आवश्यकता है, कितने लोगों को हमको अपने यहाँ नौकरी पर रखना है, कितने लोगों को हमको अपने जॉब्स पे लेना है। ठीक है, रिक्रूटमेंट, कैसे हम लोगों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि कई बार देखते हैं कि कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, तो भी रिक्रूटमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, हम कई बार होता है कि कंपनियां, अगर आप लोग पता हो, लिंक्डइन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी करती हैं। कई बार होता है कंपनियां ऑफलाइन कैंपस न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से रिक्रूटमेंट करती हैं। उसके बाद होता है सिलेक्शन। जब हम रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कराएंगे, मुझे 50-100 इंजीनियर्स की आवश्यकता है, या जैसे गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट अगर बैंक पीओ की वैकेंसी निकालती है तो पहले एक ऐड आ जाएगा कि भाई अब बैंक पीओ की वैकेंसी जागे हुए। उसमें फिर उनमें से मान लो कि 5 लाख 10 लाख बच्चे अप्लाई किए, अब मुझे 10,000 ही लोग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उनमें से सिलेक्शन करूंगा कि कौन सबसे क्वालिफाइड पर्सन है इस जॉब के लिए, द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, द डिजायर्ड जॉब। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद क्या होता है कि ट्रेनिंग देना उन्हें। आप लोगों को तो नहीं पता, मान लो कि आप में से कोई बैंक का पीओ का एग्जाम दिया, क्लियर हो गया, कि आप लोग को तो ये नहीं पता है कि बैंक का सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे खाते खोलने हैं, कैसे लोगों का पैसा विड्रॉ करने में हेल्प करना है, नए पॉलिसीज क्या क्या हैं। तो आपको इसके लिए क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग। कंपनसेशन होता है कि काम आप कर रहे हैं तो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा कंपनसेट किया जाएगा, जो सैलरी होता है। ठीक है, उसके बाद है प्रमोशन। काम करते करते एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको प्रमोट करके एक हायर पोस्ट दिया जाएगा, आपके पास एक ज़्यादा ब्रॉड पावर आएगा, आप ज़्यादा बड़े काम कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े डिसीजंस ले सकते हैं पहले के कंपैरिजन में। और मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। मेंटेनेंस हो गया कि हमारे यहाँ लोग बराबर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, उन्हें कुछ हमें सोशल सिक्योरिटीज़ देने होते हैं, कुछ प्रोटेक्शंस ऑफर करने पड़ते हैं उनका। जैसे अगर मैं बात करूं तो वर्कमैन कंपनसेशन होता है। अब इस तरीके के बहुत से पॉलिसीज होते हैं जो अपने यहाँ कंपनियां मेंटेन करके रखती हैं। ट्रेनिंग करने के लिए कई बार बाहर भेजती हैं, लोगों के परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है कि कौन अच्छे से काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है, कौन कंपनी के पॉलिसीज के अगेंस्ट जाकर काम कर रहा है, तो उन्हें नौकरी से निकालना भी होता है। तो ये है हमारा मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। ठीक है, पर्सनल मतलब जिसको नहीं पता, पर्सनल हम बोलते हैं जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हें हम पर्सनल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। मतलब हमको सही काम के लिए, मुझे अगर एक इंजीनियर चाहिए तो मुझे इंजीनियरिंग का काम, मेरे को अगर मैकेनिकल का काम करवाना है तो मुझे उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होगा, मैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं रखूंगा, रिक्रूट करूंगा। ठीक है, तो मैं एक सॉफ्टवेयर मैकेनिकल इंजीनियर का सिलेक्शन करूंगा, फिर उसे सही काम दूंगा करने के लिए, और सही समय पर काम भी हो जाए, सही समय पे। जैसे अगर मान लो कि मेरा पहले 5 लोग काम कर रहे थे, उनमें से कोई लोग रिटायरमेंट होकर जाने वाला है। ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई ये 3 महीने के बाद, अभी मान लो मई चल रहा है, जून जून में कोई कंपनी छोड़ के जाने वाला, तो प्लेस तो वैकेंसी वैकेंट हो जाएगी ना। तो मुझे उसके वैकेंट होने, जब वो छोड़ के जाए तब एक नया पर्सन मेरे लिए रेडी हो जाए। तो ये हो गया राइट टाइम। ठीक है, कि सही पर्सन को सही समय। अगर मान लो कि जून में कंपनी को छोड़ के कोई चला गया, अब मैं जून से ही सिलेक्शन का काम करना स्टार्ट करूं, तो सिलेक्ट करते करते, सारे प्रोसेस को करते करते जुलाई हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, टाइम भी जाएगा, हमारे वर्क का लॉस होने लगेगा। तो यहीं पर यही चीज़ का मतलब है, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सही समय पे सही काम करने के लिए सही आदमी, सही क्वालिफिकेशन का हमको चाहिए। यही हमारा कहलाता है स्टाफिंग। ठीक है,
तो स्टाफिंग का डिफिनेशन वो आप लोग लिख लीजिएगा। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग करने की आवश्यकता क्या है? भाई बिना स्टाफिंग के आप काम थोड़े कर लोगे, खुद से थोड़ी काम करेगा। अगर मान लो रिलायंस कंपनी है, अगर उन्हें मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी एक टॉप मैनेजमेंट का काम है, बाकी काम तो लोग इसके अंडर में जो स्टाफ से वो कर रहे हैं ना। तो बिना स्टाफ के तो कोई काम हो ही नहीं सकता है, कोई कंपनी रन ही नहीं कर सकती है, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मिड साइज का हो, चाहे लार्ज हो। आपको तो स्टाफ तो हमेशा रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टाफिंग हमको क्या चीज़ में हेल्प करता है? फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट मतलब जो उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड है, जो उस पोस्ट पर रह के अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। सीधी सीधी बात है कि जो भी हमको जॉब चाहिए, जो भी हमको लोग हमको रखने अपने काम करने के लिए, उनके उस पोजीशन को वो फिल करता है। देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस एंड अनटिल दे आर ऑक्युपाइड बाय एम्प्लॉइज एंड इट इज फिल्ड थ्रू स्टाफिंग फंक्शन। अगर हम वहाँ पे कोई लोग को रखेंगे नहीं, तो फिर स्टाफिंग फंक्शन करने का कोई फायदा ही नहीं है, और काम तो कंपनी कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो जो वैकेंट जॉब है उनको फिल करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन से, जो क्वालिफाइड है, जिसके पास टैलेंट है, नॉलेज है, स्किल है, ठीक है, तो वही कहलाता है। हमारा पहला फंक्शन यही है कि हमको जो कॉम्पिटेंट वैकेंसीज हैं, जो हमको जॉब्स चाहिए, जो हमको लोग अपने लिए चाहिए काम करवाने वाले, उनके लिए सबसे सही पर्सनल को खोजने में ये हेल्प करता है, ठीक है। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अभी मैंने बताया कि रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन में हम टेस्ट लेते हैं, जैसे अगर बैंक पीओ का आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो उसमें प्री एग्जाम्स होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, तब जाके लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर जैसे मैं भी सी स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, तो सी में भी देखो, पहले सीपीटी होता है, फिर आईपीसीसी एग्जाम्स होते हैं, फिर फाइनल होता है, फिर उसमें ट्रेनिंग होता है सीए के यहाँ, फिर आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग का क्वालिफाइड करना पड़ता है। इतने सारे एग्जाम्स क्यों होते हैं? ताकि जो सबसे सटीक इंसान हो, जो सबसे क्वालिफाइड पर्सन हो, वही पर्सन को हम सीए की डिग्री दें। वही पर्सन सही से हमको मतलब किसी कंपनी में जाएगा तो एक क्वालिफाइड पर्सन के तौर पे काम कर सकता है, ठीक है। तो सही पर्सन को सही जॉब पे हम बैठाएं। अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलप इंजीनियर है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे उसे मिलेगा, नहीं कि उसे मैकेनिकल का काम दे दो, ठीक है। तो देखिए, स्टाफिंग इंश्योर्स अ हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अगर मैंने देखा कि इस आदमी में ये टैलेंट है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से आता है, तो मैं उसे वही काम दूंगा करने के लिए, और उस केस में वो पर्सन अपने उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो यही उसका मतलब हुआ, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइज। अगर मान लो कि जैसे मान लो मेरे इंस्टीट्यूट है, मैं हूँ, गुलशन सर है, मेरा स्पेशलाइजेशन है कि मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, विजुअलाइजेशन के साथ मैं पढ़ाता हूँ। उनका कंसेप्ट है कि वो अकाउंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनका अकाउंट्स बहुत अच्छा है। तो देखिए, सही पर्सन सही काम को कर रहा है, उनका काम वो कर रहे हैं, मेरा काम, जो मैं काम जिस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ मैं वो कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा? हमारे स्टूडेंट्स को फायदा होगा। इससे क्या होगा? अगर कोई बिजनेस इस तरीके से काम कर रहा है, तो उसके बिजनेस को उस एम्प्लॉय से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, उसको अच्छे हाई क्वालिटीज ऑफ वर्क उसके यहाँ काम होंगे, तो उससे बिजनेस का ग्रोथ होगा तुम्हारा, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब सबसे इफिशियंट, ठीक है। ऑप्टिमम जब हम बात करते हैं तो इसमें इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी दोनों आता है, और ये दोनों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी किसे बोलते हैं। तो अगर मैं सही पर्सन को खोज कर लाया, उसे सही काम करने को दिया, वो अच्छे तरीके से उस काम को पूरा कर ले रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे पास मैन पावर है, जो भी लोग स्टाफ काम कर रहे हैं, उनकी क्षमता का, उनकी एबिलिटीज़ का, उनके स्किल का, उनके नॉलेज का हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपयोग कर पाएंगे, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव्स और अच्छे तरीके से अचीव हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद है हेल्प्स इन कम्पीटिंग। मार्केट में हमारे और भी कंपटीटर्स हैं, मार्केट में और भी लोग हैं जो अच्छे तरीके से, मतलब जो बहुत तरीके से काम कर रहे हैं, और उसमें अगर मुझे उन लोगों से कम्पीट करना है, अगर मान लो कि मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है मार्केट में पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम लोग सही क्वालिफाइड पर्सन्स नहीं रखेंगे इंस्टीट्यूट में, या हमारे में कुछ नॉलेज में लैक रहेगा, कमी रहेगी, तो क्या हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कम्पीट कर सकते हैं? क्या बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हमसे ही बेटर है। तो यही है सिलेक्शन स्टाफिंग प्रोसेस का एक मेन टारगेट, गोल, कि हम सही पर्सन को अपने काम पे रखो, सही क्वालिफाइड पर्सन को रखो, उसको अच्छे से काम सिखाओ, ट्रेनिंग दो, प्रमोशन दो, अच्छा पैकेज दो, सैलरी दो, तो वो अच्छे से खुश होकर काम कर पाएगा, और हमको एक बेटर रिजल्ट देगा, जिससे हम मार्केट में अपने कंपटीटर से हम compete कर पाएंगे। अगर हम बिल्कुल अनक्वालिफाइड लोगों को रखें, जिनको कुछ भी नहीं आता है, हिंदी मीडियम के टीचर से मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो क्या वो इंस्टीट्यूट चलेगा जब लंबे समय तक? बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, ठीक है। तो ये होता है कि हमको मार्केट में जो कंपटीटर्स हैं, उनको हमको compete करने में ये हेल्प करता है। छठा पॉइंट है इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर हम सही पर्सन को सही जॉब देंगे, उनकी क्षमता के हिसाब से काम देंगे, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, उनको हम प्रमोशन देंगे, उनको अच्छे जगह पर ट्रांसफर करेंगे, तो उनको भी काम करने को लेकर सेटिस्फैक्शन रहेगा कि भाई ये कंपनी तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छे से प्रमोशन मिल जाता है, टाइमली सैलरी मिल जाता है, हमको किसी बात का दिक्कत नहीं है। तो लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, उनका मोरल बूस्ट होता है कि भाई बहुत अच्छे से काम करेंगे।
जैसे आप देखो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में देखो, वहाँ पे कोई वर्क कल्चर का कोई ऐसा है भी नहीं फॉर्मेलिटीज। लोग मतलब जो भी स्टाफ काम करते हैं, पैजामा में जाओ शर्ट में जाओ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। घर पे बैठे काम करो, कहीं से भी बैठे काम करो, कैसे भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस काम अच्छे से कर देना है और अच्छे टाइमली प्रमोशन होगा, अच्छा पैकेज मिलता है। वो लोगों को अपने स्टाफ को घुमाने के लिए अलग अलग जगह पर ले जाते हैं, तो लोग इससे क्या होता है, काफ़ी उनका मोरल बूस्ट होता है और वो अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब आ जाओ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन विकास। ह्यूमन रिसोर्स ऐसे इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना आप लोगों को, मैं पढ़ाऊंगा वो। तो देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप में से किसी के भी रिलेटिव एमबीए करके काम कर रहे होंगे एचआर की पोस्ट पे, तो ये बात जानते होंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो ह्यूमन और रिसोर्स, तो आप जानते हैं कि दो तरीके के रिसोर्स हैं। एक आपके जो मशीन्स हैं वो भी रिसोर्सेज हैं, और एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें हम ट्रीज रिसोर्सेज, ट्री प्लांट, वाटर और ये ह्यूमन वगैरह, मतलब ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब जो भी हमारे यहाँ मानव ह्यूमन, एक कंपनी के लिए तो वही रिसोर्सेज है ना, क्योंकि वो कंपनी को कमा कर दे रहे हैं, कंपनी को कुछ दे रहे हैं, वो कंपनी के लिए एक एसेट है एक तौर पे। तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि मेरे यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम कितनी इफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। यही हमारा बेसिकली है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये सब डिटेल में पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, क्योंकि नाम में क्या है, मैनेजमेंट। और इसका भी एक अलग, जैसे एमबीए अगर आप लोग करोगे ना, तो एचआर भी एक होगा कि हम कैसे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करें, कैसे उनको हम अच्छे से संभालें, ताकि उनका हम पोटेंशियल, पूरे क्षमता, पूरा आउटपुट उनसे हम ले सकें, ठीक है। तो ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है, which develops and manages the human elements of the enterprises, considering their knowledge, skill, creativity, talents, potential for contributing toward organizational objective। कि हमारे यहाँ जो भी ह्यूमंस काम कर रहे हैं, जो भी हमारे स्टाफ्स काम कर रहे हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कैसे हम उनके नॉलेज को, पूरे नॉलेज को यूटिलाइजेशन करें, उनके स्किल, क्रिएटिविटी, टैलेंट्स जो भी उनके अंदर है, हम उसको फिगर आउट करें और उसको इस तरीके से यूटिलाइज करें कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करने में वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमको हेल्प कर सके वो, ठीक है, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए अच्छे तरीके से। तो यही हमारा कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है कि डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके की ह्यूमन नीड की आवश्यकता है, ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है, इस पर वो फोकस करता है। रिक्रूटमेंट, मैंने बताया कि रिक्रूट करोगे, कितने लोगों की वैकेंसी है, कितने लोगों को नए जॉब्स पे लेना है, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कैंपस, स्कूल, कॉलेजेस से लेकर लेना है, कि हम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देकर निकालना है कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देकर निकालना है, ठीक है। सेलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉयज़, सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करो, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनको डेवलपिंग में हेल्प करो, उनको अच्छे से प्रमोशन दो, नए नए जगहों पे भेजो, उनको अच्छा सा सैलरी दो और रिवार्ड दो उनको, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस तुम्हारा कंसर्न है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप लोग ये 2 पैराग्राफ लिख लीजिएगा। अब आ जाओ स्टाफिंग प्रोसेस। तो स्टाफिंग प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 6 7 8 स्टेप में जाता है, ठीक है। तो चलिए, स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब हो गया कि अगर मान लो कि मुझे अपने यहाँ स्टाफ को रखने की आवश्यकता है, ठीक है, मुझे देख रहा हूँ कि यार मेरे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, मुझे स्टाफ होंगे। कई बार होगा कि पहले से लोग काम कर रहे हैं, अब उनका रिटायरमेंट का बारी आ गया, तो उनको रिटायर करके नए लोगों को रिक्रूट करना। तो स्टाफिंग प्रोसेस बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है। तो स्टाफिंग प्रोसेस सीधा आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि मुझे कितने लोगों को रखना है अपने जॉब पे, ठीक है। अगर मान लो कोई नई कंपनी में खोलूँ तो मेरे को 10 आदमी चाहिए, 20 आदमी चाहिए, 30 आदमी चाहिए, ठीक है। तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि भाई मेरी कंपनी कितनी बड़ी है। अगर मान लो मैं बहुत स्मॉल स्केल कंपनी बना के काम कर रहा हूँ, तो मुझे उतने बड़े लोगों की, उतने बड़ा मतलब ज़्यादा स्टाफ लोगों की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मेरा मशीन्स लिमिटेड है, काम भी लिमिटेड है, ठीक है। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो बहुत लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए इसको अब डिटेल में देखते हैं। Staffing process begins with the estimation of manpower requirement, which means finding out the number and types of employees needed, कि हमको कितने लोगों की आवश्यकता है और किस तरीके का काम करवाना है, तो उनका टैलेंट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, नॉलेज क्या होना चाहिए, ये चीज़ हम फिगर आउट करते हैं, ठीक है। और ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि मैन पावर रिक्वायरमेंट किस बात पर डिपेंड करता है, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस हम करते हैं। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब हो गया कि हमारे पास कितना वर्कलोड, वर्कलोड मतलब होता है कि कितना काम का लोड है, ठीक है,
कितना अगर ज़्यादा काम है, अगर मान लो कि मेरा अगर मैं कोई अगर कोई कंपनी खोलता हूँ, कोई कंज्यूमर गुड्स बनाने की कंपनी मैं खोलता हूँ, और मेरे यहाँ डेली 5,000 10,000 कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट आ रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मुझे उस हिसाब से मैं अपने लोगों को रखूंगा, मुझे 100 लोगों को रखूंगा। अगर मान लो कोई डिमांड है ही नहीं तो 1-2 लोगों को रखूंगा, ठीक है। और वर्कफोर्स एनालिसिस, कि वर्कफोर्स एनालिसिस से मतलब हो गया कि पहले से भी तो मेरे यहाँ लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। अगर पहले से जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग एक वर्ड, आप लोग एक इकोनॉमिक्स में एक वर्ड आता है, अनएम्प्लॉयमेंट में था, मुझे याद नहीं आ रहा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि एक फार्म में एक खेत है, उसमें अगर मेरे को क्रॉपिंग करवानी है, तो बकायदा मेरे को देखा जाए कि वहाँ पे 4 लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। 4 लोग अगर वहाँ काम करेंगे तो काम बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। लेकिन मान लो कि मैंने वहाँ 10 लोगों को लगा दिया, तो वो एक्स्ट्रा जो 6 लोग मैंने लगाया वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है आपको, उनके होने से आपका आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, वो आप उल्टा आपके रिसोर्सेज को ही कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए वो बर्डन है, आपके प्रॉफिट को वो घटा रहे हैं वो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आइडेंटिफाई करूंगा, मैं स्कैन करूंगा कि यार कौन कौन लोग हैं जो अननेसेसरी का यहाँ पे जिनका आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको फिर काम से हटाऊंगा। तो ये है वर्क फोर्स, कि पहले से जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, जो पहले से लोग मेरा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनका मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक है। देखिए, इट मीन्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, जो पहले से मेरे काम कर रहे हैं, और एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजीशन, और जो एम्प्लॉयज पहले से जॉब पोजीशन को एक्वायर कर चुके हुए हैं, कि कहीं मेरे यहाँ ज़्यादा लोग तो नहीं है, या मेरे जरूरत से कम लोग भी तो नहीं है। ये दोनों बात को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। कि अगर मुझे 10 लोगों की आवश्यकता है तो कहीं सिर्फ 5 लोग ही हैं, तो मैं 5 और लोगों को रिक्रूट करूंगा। अगर 10 लोगों की आवश्यकता है, 15 है, तो मैं 5 लोगों को हटाऊंगा फिर। तो ये है तुम्हारा वर्कफोर्स एनालिसिस। और तीसरा स्टेप है कि हम फिर कंपैरिजन करते हैं डेटा का, ठीक है। कि वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालाइज की कितना काम है, कितने लोगों की आवश्यकता है, फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, और उस हिसाब से देखूंगा कि भाई मुझे इतने ही मैन पावर की आवश्यकता है, और मैं देखूंगा कि उतना है तो ठीक है, नहीं है तो मैं रिक्रूट करूंगा, ज़्यादा है तो मैं हटा दूंगा। तो ये है तुम्हारा पहला स्टेप, ठीक है, जो कि है तुम्हारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो आप लोग यहाँ से ना स्टाफिंग प्रोसेस से लेके ये नियर फ्यूचर तक लिख लीजिएगा। उसके बाद लिख लीजिएगा कि मैन पावर रिक्वायरमेंट करने के लिए हमको ये 3 स्टेप करना होता है, वर्कलोड, वर्कफोर्स और कंपैरिजन। और वर्कलोड वर्कफोर्स कंपैरिजन में ये पैराग्राफ्स आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो मेरे को मैसेज करके पूछ लेगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप है हमारा रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने यहाँ एक वैकेंसी निकालते हैं, कि मैंने एनालाइज कर लिया कि मुझे इतने लोगों की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूँगा, एडवर्टाइजमेंट निकालूंगा, ठीक है। मैं बोलूँगा कि मुझे 100 लोगों की आवश्यकता है, 200 लोगों की आवश्यकता है। इसके लिए मैं होगा कि मैं कैंपस में जाऊँ, ठीक है, कॉलेजेस के कैंपस पर जाऊँ, मैं एडवर्टीजमेंट निकालूँ। तो ये हमारा बेसिकली कंसिडर होता है कि मुझे अगर 100 लोग की आवश्यकता है तो वो 100 लोग मेरे को अप्लाई करें, मेरे यहाँ फॉर्म भरें, और ताकि उनको हम रिक्रूट करें। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हम चाह रहे हैं कि लोग मेरे यहाँ अप्लाई करें, मुझे अब काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता है, काम करवाने के लिए लोगों की आवश्यकता है। आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, एसेस करना मतलब जब मैंने पूरा ये एनालाइज कर लिया, कंसिडर कर लिया कि कितने लोगों की आवश्यकता है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हम क्या करते हैं, द मैनेजर ट्राइज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे अप्लाई करें, ठीक है। जैसे उनको बोलें कि मैं 50,000 सैलरी दूंगा, उनको रहने का घर मिल जाएगा, सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा, ताकि लोग आके मेरे यहाँ और ज़्यादा डिटेल में अप्लाई करें। इसीलिए देखना कि कंपनी का जब भी तुम्हारा कोई रिक्रूटमेंट के लिए आता है नोटिफिकेशन, तो उसमें बड़ा अच्छे से लिखा रहेगा कि सैलरी कितने देंगे, क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा, कहाँ पे जॉब्स पोस्टिंग होंगे, क्या क्या लोकेशंस हैं। ये बड़ा ही एक लुक्रेटिव तरीके से अरेंज करते हैं, ताकि लोग देख, अरे भाई इतना अच्छा जॉब है, चलो मैं भी अप्लाई करूँ। क्योंकि जब जितना ज़्यादा चॉइसेस आपके पास रहेंगे, सिलेक्शन करना आपके लिए उतना आसान हो पाएगा, ठीक है। सो दैट गेट चॉइस ऑफ बेटर सिलेक्शन एंड सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो बस ये पैराग्राफ लिख लीजिएगा, इतना डिटेल में रहने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्टैक्ट वेरियस प्लेसमेंट कंसल्टेंट, एम्प्लॉयज एक्सचेंज, कॉन्ट्रैक्टर्स, की लोग बहुत तरीके से करते हैं। जैसे कई बार होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे आप लोग जाने, अगर जो एटीएम वगैरह मशीन पर जो लेबर लोग होते हैं, लेबर नहीं, जो वहाँ पे स्टाफ्स होते हैं ना, जो स्टाफ जो एटीएम पे आप देखते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं ना, वो लोग का रिक्रूटमेंट कैसे होता है
एक ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करने की कंपनी होती है, ठीक है। उनके यहाँ 100 200 400 लोग गया, बोल दिया कि सर देख लो, अगर कोई ऐसा काम है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, उनका जान पहचान जिस कंपनी से होगा वो बोलेंगे कि अगर आपको कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है। ब्रोकर का काम हो गया, दलाल का काम हो गया। जैसे मेरा किसी कंपनी में जान पहचान नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनके कॉन्टैक्ट में 50 कंपनियां हैं, जो क्या करते हैं कि 50 कंपनी उनको बोले कि मुझे ये क्वालिफिकेशंस के लोग चाहिए, उनको दे दिया, ठीक है, प्लेसमेंट कंसल्टेंट को। वो कंसल्टेंट क्या करेंगे, उनके अंडर में जो स्टाफ्स उनके पास था, जो लोग को वो रखे हुए, उनका क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनके यहाँ वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यही होता है तुम्हारा प्लेसमेंट कंसल्टेंट। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं कि जहाँ से रिक्रूटमेंट कंपनी करती है, ठीक है। सिलेक्शन, अब मान लो कि रिक्रूटमेंट के लिए 1 लाख लोग आ गए, ठीक है। 1 लाख को तो मुझे को रखना नहीं है, मैं हो सके होगा कि 1,000 या 2,000 3,000 लोगों को रखूंगा। तो सिलेक्शन क्या हो गया कि इतने लोग आ गए, इसमें से सबसे इफिशिएंट, सबसे स्किल्ड, सबसे क्वालिफाइड पर्सन कौन होगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटरव्यू लूंगा, टेस्ट लूंगा, एग्जाम्स लूंगा। तो सिलेक्शन होता है कि जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मैंने कर दिया, जब मुझे बहुत लोगों का एप्लीकेशन आ गया, उसमें फिर मैं क्या करता हूँ, कुछ सिलेक्टेड प्रोसेसेस के माध्यम से, जो हो सकता है कि मैं टेस्ट ले लूंगा, मैं प्री एग्जाम्स ले लूंगा, मेंस ले लूँ, इंटरव्यू ले लूँ, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम्स ले लूँ। इस एग्जाम्स के माध्यम से मैं ये देखता हूँ, मैं फिगर आउट करता हूँ कि सबसे अच्छा मार्क्स, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, फिर उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही है सिलेक्शन, ये पूरा पैराग्राफ आप इसमें लिख लीजिएगा। तो आज सिलेक्शन तक ही रहने देते हैं, फिर बाकी चैप्टर, बाकी पार्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और अब जैसे पता है कि आज तो आंधी तूफान आया हुआ है, तो वोल्टेज प्रॉब्लम है, तो लाइव क्लास तो आज नहीं ले पाऊंगा आप लोगों का, क्योंकि वो काफ़ी लंबा होगा। लैपटॉप में बैटरी भी नहीं है मेरे, बैटरी भी आप देख ही सकते होंगे कि अराउंड 28% है, ठीक है। तो आज बस बीएसटी की ही क्लास रहने दो, इकोनॉमिक्स फिर मैं बाद में स्टार्ट करूँगा आप लोगों का। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं ऑफलाइन वीडियो बना के ऐसे ही पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, आप लोग उसे देख के कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट, फिर अगले क्लास से मिलते हैं।